आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। देखिए, खास में आपका खैर मकदम, मैं हूं शब्बीर अहमद और आज हम बात करेंगे आग की बढ़ती वारदात में। कश्मीर में आग की वारदात कई रुनवा हुई और इसी साल जो जनवरी से अप्रैल तक 363 के करीब आग की वारदात हुई है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से सीधे जुड़े हैं इरफान रैना, परवेज भट्ट हमारे साथ है और सज्जाद बारामूला से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने बात की है जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी और डिविजनल कमिश्नर से भी हमने कई सवाल पूछे हैं। बात होगी कि कहां है लोगों की खता और सरकार की कहां है चूक, इस पे बात होगी आज। इरफान, आपका खैर मकदम। परवेज हमारे साथ जुड़े हैं। आज ही अलल सुबह आग की एक वारदात यहां पे रौनमा हुई और परवेज भट्ट ने एक रिपोर्ट जमीन से यानी ग्राउंड से हमें भेजी है। ये रिपोर्ट इरफान जरा नाजरीन को बताइएगा, दिखाइएगा कि क्या थी सूरत हाल। जी शबीर, जो आग की वारदात हुई है वहाँ पर हमारी ग्राउंड जीरो से जो है अपना परवेज भट्ट साहब जो नुमाइंदे हमारे, उन्होंने कवर किया है। तो मैं उनकी तस्वीर दिखाता हूँ, वॉक थ्रू चलाते हैं उनका, दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आग की वारदातें जहां श्रीनगर में लगातार जारी हैं, वहीं आज यहां पे ट्रैफिक पुलिस का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां पे आग नमूदार हुई और जो पहला माला है इस बिल्डिंग का उसको पूरी तरह से खाकस्तर कर दिया इस आग ने। यहां पे अगर हम बताएं तो जितना भी रिकॉर्ड यहां पे था मुलाजमीन का, वो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। तहम एक अहम बात जो इसमें वो ये है कि जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में जो है गैस सिलेंडर्स भी मौजूद थे। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से आग वहाँ तक नहीं फैली और एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है वो होने से टल गया। यहाँ पे हम बात करें तो जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे इस बिल्डिंग में, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और पूरा लकड़ी से अंदर से ये बनी हुई थी, वो इकदाम यहाँ पे नहीं गए थे। जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई उनका साफ कहना था कि ऑडिट हुआ था इस बिल्डिंग का और ऑडिट में इस बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया गया था। ताहम फिर भी इकदाम नहीं उठाए गए थे इस बिल्डिंग के बचाव के लिए। जहांगीर रज़ीक के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। परवेज ने बात की कि हादसा टल गया। परवेज, यह हादसा तो टला लेकिन कई हादसा श्रीनगर में हुए, उन पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल शबीर, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम जनवरी से ही हम बात करें अभी तक, तो तकरीबन 200 से ज़ायद जो आग की वारदातें यहाँ पे पेश आई हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का जो इमलाक है वो जलकर खाकिस्तर हुआ है। यहाँ पे जो अगर हम बात करें शहर खास की, शहर खास में भी कुछ फायर इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो जल गई है। जो मेन जो फायर आग की वारदात जो है वो यहाँ पे नूरबाग में पेश आया और यहाँ पे जो नवाकदल एरिया है वहाँ पे बहुत बड़ा एक आग का वाक़ा पेश आया, जिसमें तकरीबन 7 के करीब जो है वो मकान जल गए। दूसरा जो दिलदोज वाक़ा यहाँ पे आग का पेश आया वो नगीन में पेश आया कुछ ही दिनों पहले, जहाँ पे 5 से ज़्यादा हाउस बोट्स जो हैं वो जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ हैं सरकार की फायर विक्टिम्स के हवाले से, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक माइनर सा कंपनसेशन दिया जाता है, जबकि करोड़ों रुपए की जो इमलाक है वो एक आग मुतासरा की वो जल जाती है इस आग के वारदात में, लेकिन उसको मिलता है सिर्फ 3 या 4 लाख रुपये उसको कंपनसेशन के तौर पे मिलता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि ये लोग जो हैं वो टेंटों में फिर अपना गुजर बसर करते हैं, टेंटों में इनको रहना पड़ता है। और जो क्राउड फंडिंग के हवाले से बात करें तो क्राउड फंडिंग की वजह से इनके मकानात जो हैं वो फिर से बन जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूर इस बात की है कि सरकार एक कॉम्प्रहेंसिव एक पॉलिसी बनाए जिसके तहत जो रिहेबिलिटेशन है इन फायर विक्टिम्स की उसको यकीनी बनाया जाए और रिहेबिलिटेशन में थोड़ा जो इमदाद इनको दी जाती है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि 4 लाख रुपया, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कश्मीर में अगर गरीब से गरीब इंसान भी होगा तो उसका मकान भी 60-70 लाख तक का होता है। तो 4 लाख में तो किस तरह से अपना मकान बनाएगा और जो घर के सामान है वो कहाँ से वो लाएगा, तो ये ज़रूर सरकार को एक देखने वाली बात ये होगी। हमारी बात यहाँ पे जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस
बात हुई थी डिविजनल कमिश्नर की, उनसे भी हुई, तो उनका भी उनका क्या परवेज उनसे सवाल परवेज रिहैबिलिटेशन पे हम बात करेंगे और डिविजनल कमिश्नर से आपकी बात जो हुई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने बात की शहर खास की, और हमारे यहाँ तो वैसे ही कश्मीर में अफवाहें उड़ती हैं, फैलती नहीं है, उड़ती हैं, और कई लोग कई चहमगोइयाँ कर रहे हैं इन आगजनी के वाकयात के खिलाफ। हमने बात की जॉइंट डायरेक्टर से। इरफान, जरा ये दिखाइएगा कि जॉइंट डायरेक्टर ने ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हम कहते हैं इन पे क्या कहा, और ये जो आग की जो वजूहात हैं बुनियादी तौर पे क्यों लगती हैं, किस तरह लगती हैं, वो जरा नाजरीन को बताएं। जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं, तो हम उनकी जो उन्होंने तफसील हमें दी वो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त स्क्रीन पे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ज़माना था जब नारसूर कहते थे, वैसी ही कुछ सूरत हाल पैदा हो गई है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, ये झूठी अफवाहें हैं, ये मिसक्रिएंट्स का काम है जो ये ऐसा बोलते हैं। हमने देखा है इट इज़ ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। हमारे जो लोग हैं हम घरों में एहतियात नहीं करते हैं, बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों को इनकी लुक आफ्टर नहीं करते हैं, ऐसे ही बॉयलर हीटर लगा के रखते हैं, तो जिसकी वजह से रात को ज़्यादातर आग लगते हैं। तो ये सिर्फ शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से है। आज भी हमने देखा है ये जो ट्रैफिक दफ्तर में आग लगी है, दिस इज़ आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें हैं। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो अब खुदा न खास्ता कहीं किसी जगह पे आग लगती है, तो ये जो आम लोग हैं या उस वक्त जो ये आग देखते हैं, उनसे क्या कहेंगे कि पहली सूरत में वो क्या करें? देखिए, जहाँ तक लोकल पॉपुलेशन का ताल्लुक है, क्योंकि वहीं आग लगती है, दे आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, उनका भी अपना रोल है। खुदा न खास्ता अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो जो हमसाए हैं, बाकी महल्ले वाले हैं, तो उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त देखें कि कोई अंदर तो फंसा हुआ मत है, क्योंकि हम उसके बाद ही पहुंच जाते हैं। कुदरती बात है, अगर ये 5 किलोमीटर दूर है तो लगभग 5, 6, 7, 8 मिनट हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो वो गोल्डन पीरियड होता है, तो उस पीरियड में लोगों को चाहिए कि वो देखें कि कोई अंदर फंसा तो हुआ तो नहीं, या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंदर है उसको निकालने की कोशिश करें। और उसके बाद जब हम पहुँच जाते हैं तो हमें पूरा बताएं कि अंदर कोई तो मत है फंसा हुआ, ताकि वहाँ हम उस वक्त पहले वही सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते हैं और लोगों से भी हम पूछते हैं कि कोई अंदर फंसा हुआ तो मत है कोई, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसमें मेरा लोगों से इल्तिमास होगा कि जो ही हम पहुंच जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि वहाँ लोगों का बहुत हुजूम होता है, जो हमें मतलब दिक्कत होती है आग बुझाने में, या उधर जाने तक हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है कि लोग खुद, जो मकान नहीं जला हुआ होता है, तो उनके ओनर भी आते हैं और हमारी गाड़ियों से वो पाइपें वगैरह ले जाते हैं और बोलते हैं हमारे मकान, मुदाखलत करते हैं और अपने मकानों तक वो पाइपें पहुंचाते हैं, हालांकि वो मकान अभी इन्वॉल्व नहीं हो चुका होता है। ये बहुत गलत बात है, उससे हमें टाइम लगता है, फिर एक मकान 4 मकान में तब्दील हो जाता है, यानी वो फैल जाता है, वो काम नहीं करने देते हैं अच्छी तरह। मसाइल हैं आग को कंट्रोल करने के, और जो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं ये सही नहीं है। और ज़्यादातर ये देखा गया कि जो बिजली के जो तार हैं वो भी बुरी हालत में है और घरों में भी इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। श्रीनगर के बाद बारामूला में सबसे ज़्यादा आग की वारदात हुई है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक 144 वारदात हुई है, और एक दिन कबल एक ऐसा होलनाक हादसा, दिलदोज हादसा पेश आया जिसमें एक खातून की जान भी गई। सज्जाद हमारे साथ जुड़े हैं बारामूला से। सज्जाद, बताइएगा कि वहाँ जो ये हादसे हुए, आग की वारदात हुई, और उसके बाद वहाँ क्या निज़ाम है जो कंट्रोल करने के ताल्लुक से, काबू में आग को करने के सिलसिले में क्या इक़दामात हैं? जी शबीर, मैं आपको बता दूं कि आग की कई हौलनाक वारदातें हमारे जो है जिले में हुई हैं, अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं। और कल ही एक ज़बरदस्त दिलदोज सानिया हुआ है कि इजारा बोनियार में एक घर की बहू ने जब अपने घर को जलते हुए देखा, आग के शोलों में देखा, तो उसने दरिया में छलांग लगाई तो उसकी मौत हो गई। ये बहुत एक बड़ा दिलदोज हादसा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा आपको कि आग बुझाने के इस प्रोसेस में जो है फायर एंड इमरजेंसी अमले के अलावा जो है
कई जगह पे हमने देखा है कि मकामी नौजवानों ने एक अहम रोल अदा किया। मकामी नौजवानों ने फायर इमरजेंसी के महकमे से पहले पहुंच के वहां पे सामान बचाया है, लोगों को बचाया है और आग को मजीद फैलने से बचाया है। ये एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा कि महकमे फायर एंड इमरजेंसी के हुकाम से हमारी बात हुई और जो है अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 हम सरकारी बिल्डिंगों की बात थोड़ा बाद में करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे अभी ये जो आग की वारदात हैं, सरकारी दफातर जो जिनको कहते हैं कि ये लाइफलाइन बिल्डिंग्स है, जैसे हमारे अस्पताल हैं, हमारे यहाँ ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ जो बहुत अहम है। बरजला में हमने देखा, वहाँ पे एक स्टोरी भी न्यूज़ 18 पे आई कि देखिए वहाँ पे जो आग से बचने की तदाबीर है, इब्तदाई तदाबीर जिसको हम फायर सेफ्टी मेजर्स कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं थे। और आपको हैरत होगी कि हमारा जो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर है वहाँ भी ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आपको यकीन न हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की जॉइंट डायरेक्टर से, इरफान, ये जो जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी है बशीर अहमद शाह साहब, उनसे हमने बात की, वो पेश की जाए और ताकि पता चले कि कहाँ खता है और सरकार कितनी चौकस है। जी, मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी हम लोगों के सामने रखें जो जॉइंट डायरेक्टर ने हमें दी है। पहले लालदेद हॉस्पिटल में ये फायर सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से वो टोटल डिफंग है, क्योंकि वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है वो उन्होंने मतलब डिमोलिश की है, क्योंकि वहाँ एक और कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो हम मजबूर हो गए, फिर हमने एक गाड़ी अपनी वहाँ रखी, क्योंकि वो उसमें बहुत ही देर लगाया है उन लोगों ने। तो वो बरजला में क्या अभी डिफंग है टोटल निज़ाम उनका। जहाँ तक बरजला का ताल्लुक है, उसमें भी हमने फायर का ऑडिट कर रखा था, उनको हमने बोल के रखा था क्या क्या मतलब इन राइटिंग दिया था, लेकिन उन्होंने भी उसमें कुछ नहीं किया था और अभी भी वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो उन्होंने उस वक्त भी इस्तेमाल सिविल सेक्रेटरीट हमारा, सिविल सेक्रेटरीट में बिल्कुल कोई खास इन बिल्ड सिस्टम नहीं है। हमने ही फायर सर्विस ने ही कुछ अपने तरीके से वहाँ कुछ AFT यानी एडवांस फायर टेक्नोलॉजी सिस्टम्स वो रखे हैं, कुछ 10-12 वो रखे हैं और कुछ एक्सटिंग्विशर हमने ही रखे हैं वहाँ। तो उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, बहुत ज़रूरी है वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स में है हमारी पुरानी इमारतें, नई इमारतों में तो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में इमारतें हैं पुरानी, क्या उनमें पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ ऑडिट आपने किया हुआ है तो क्या पाया? बिल्कुल, जहाँ तक मतलब अनंतनाग का हम देखें, वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो वो शेरबाग में है, हालांकि वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है, वो बोल रहे हैं वो शिफ्ट करें। उसमें भी हमने फायर ऑडिट कर रखा है। हाईली वल्नरेबल बिल्डिंग है, तो कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं, सिर्फ कुछ एक्सटिंग्विशर हैं जो हाईली वल्नरेबल है। मुझे लगता है ये जो पुराने हॉस्पिटल है उनमें वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। हालांकि जो नया हॉस्पिटल है मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ सेफ्टी मेजर्स अभी लगाए जा रहे हैं और लगे हुए भी हैं, लेकिन यहाँ तक ये इस हॉस्पिटल का ताल्लुक है वहाँ अभी नहीं है। कुल मिला के मतलब ये कि जो आप ऑडिट करते हैं उस पे अमल नहीं होता, मतलब कोशिश में है सरकार, खासकर सरकारी बिल्डिंग इसमें कोशिश में है सरकार की तरफ से। मतलब ये जो बरजला का हुआ है मसला, उस वक्त भी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनको बोला है कि ये करो, जल्दी करो। मतलब आग लगने पे कुआं खोदना। नई बिल्डिंग जो बनी हुई है वहाँ फायर सेफ्टी के पूरे उन्होंने इंतज़ाम करने हैं, उसमें DPR भी बना हुआ है और उन्होंने भी अपनी तरफ से लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है इसमें अभी कुछ नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब इमारत बनती हैं, बड़े बड़े होटल यहाँ पे बनते हैं, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इमीडिएटली एक निज़ाम वहाँ होना चाहिए जो वहाँ पे इसको काबू में कर सकें जब तक बाकी फायर सर्विसेज आती हैं। यहाँ पे एक NOC आपकी तरफ से भी जाती है, उस NOC पे आप फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, यहाँ तक NOC का सवाल है, मतलब इस वक्त हमें म्यूनिसिपलिटी की तरफ से या टूरिज़म की तरफ से हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं या लेटर्स मिलती हैं कि भाई फ़लानी जगह एक 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए आप NOC दीजिएगा। तो जो ही हमारे पास वो आता है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट, तो हम उस जगह का मुआयना करते हैं, लोकेशन देखते हैं, ये फिजिबल है
तो उसके बाद उनकी ड्राइंग वगैरह का मुआयना करते हैं। उसके बाद हम फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन, चूँकि वो अभी तो बनी नहीं होती है वो बिल्डिंग, तो हम अपनी तरफ से पूरा जितना भी एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड उसमें फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो हम सब रिकमेंड करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बाद में जब ये बिल्डिंगें बनती है तो इसमें उस चीज़ का खास ख्याल नहीं रखा हुआ होता है। तो चूँकि हमारे पास एनएक्टमेंट्स की कमी है, हमें पूरा वो इख्तियारात नहीं है ताकि हम ऐसी बिल्डिंग को सील करें जहाँ हमने रिकमेंड करके भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो लिहाजा हम उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। इसमें बाकायदा कानून तो है, आपको सिर्फ रेकमेंड करना है, आप खाली सिफारिश कर सकते हैं, अमल नहीं करवा सकते, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये अगर म्यूनिसिपलिटी हमें लिखती है कि भाई इसको एनओसी दिया, रिकमेंडेशन दे दो, तो हम अपनी तरफ से देते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट अथॉरिटी विच गिव्स द परमिशन टू रन दोज बिल्डिंग्स और एस्टेब्लिशमेंट्स। उनका काम है कि उस वक्त देखें कि भाई किस महकमे ने क्या अपनी तरफ से रिकमेंडेशन कर रखी है, तो क्या इन्होंने वो किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बाद ही उसको कमीशन करने की इजाज़त देते हैं। इरफान जी, इरफान आपने सुना जी 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 कि ये जॉइंट डायरेक्टर हैं कि किस तरह की हालत है सरकारी इमारत में जहां पे हजारों लोग होते हैं, और हमने बहुत बड़े बड़े हादसे देखे हैं मुल्क में। जी शबीर, जैसा कि आप हाल ही में दिल्ली में आपने हादसा देखा किस तरह का हुआ, और यहाँ पे नेशनल बिल्डिंग कोड है बाकायदा, जिसके तहत एक पूरा निज़ाम है जिसमें यह देखा जाता है कि अगर बिल्डिंग बनी इसमें क्या करना है और आखिर में फिर करना क्या है। लेकिन हमारी म्यूनसिपैलिटीज, जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, इन लोगों को हमारे कश्मीर में सब जो ऑर्डर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो लागू तो हो गए, लेकिन इतना अहम जो है हुक्मनामा इस पे अमल नहीं हुआ। यानी इन लोगों को खाली ये सिफारिश करते हैं, बाद में कोई और बिल्डिंग को खोलने की इजाजत देता है, इनसे कोई पूछता ही नहीं। इरफान कुछ बताइएगा इस पे। जी शबीर जी, जम्मू कश्मीर में जो है असल में मामला ये है कि मौसम के चलते वहाँ पर लकड़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, घरों में भी और सरकारी इमारतों में भी, और उस पर सबसे ज़्यादा मसला तब हो जाता है जब उसके ऊपर पेंट किया जाता है लकड़ी के ऊपर, क्योंकि पैनलिंग की जाती है पूरी नई इमारतों के अंदर, और वो जो है वजह बन जाती है अगर थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो या कोई और चिंगारी कहीं से आकर लग गई तो वो सीधा आग में घी डालने का काम करता है, और वो चंद सेकंड्स ही लेता है, फिर आग पकड़ने पर और पूरी जो बिल्डिंग है वो खाकस्तर हो जाती है। तो शबीर, आपको पता है कि फायर एंड सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लिए नहीं जाते सरकारी इमारतों में, ख़ास तौर पर घरों में तो खासतर होते ही नहीं है। आजकल जो लोग देखा आपने, कल का इंसिडेंट हुआ तो उसमें एक खातून की मौत भी वाक़ा होगी। तो अब इस हवाले से जो हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनने जो सवाल उठाए हैं, तो उस हवाले से हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं, वो देख लेते हैं, वो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। रहता है पुराने बिल्डिंगों का वुडन ट्रस से बना है। वुड जो है अदरवाइज भी कंबस्टिबल रहता है, जल्दी से जल्दी फायर कैच करता है। और नॉर्मली ये जो टेरेस वाला फ्लोर रहता है जिसको हम एटिक कहते हैं, वहाँ इधर कुछ एक स्टोरेजेस बनाए हुए रहते हैं, कहीं फाइल्स के स्टोरेज, कागज के स्टोरेज बनाए हुए रहते हैं, तो जिसमें कि कहीं अगर स्पार्कलिंग हो गई तो फायर के चांसेस रहते हैं। जो आज अब कल की रात में जो हादसा हुआ जिसमें हमारे 5-6 गवर्नमेंट ऑफिसेस उस बिल्डिंग में ऑक्युपाइड थे, हाउस्ड थे, वहां का जो छत क्षतिग्रस्त हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मेजर ऑफिसेस है उनको विजिट करेगी और उनका फायर ऑडिट करेगी। बेसिकली जो उसमें कंबस्टिबल चीजों को दूर रखना और जो हैंडहेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं वो अवेलेबल करवाना, उस पर हम स्ट्रेस दे देंगे ताकि ऐसे हादसे फिर आगे ना हो। ये डिविजनल कमिश्नर साहब को आपने सुना, और ये कोई नई बात नहीं है, यही बयान दोहराते रहते हैं। बरजला में जब आग लगी, मैं रात में वहाँ था तो यही हाल था। उसके बाद भी कहा गया कि अभी फौरी तौर पे इस पे ऑडिट तो पहले से हुआ है, उनको बताया भी गया क्या करना है, अभी तक नहीं हुआ। आपको हैरत होगी कि बच्चा अस्पताल, आपने सुना भी होगा, बच्चा अस्पताल है अनंतनाग में, नौजायद बच्चे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है फायर सेफ्टी का। आप इमारत तो छोड़िए, जो नई इमारतें हैं कुछ ऐसी है कि उनमें जो नई इमारत बन रही है उनमें तो हो रहा है, लेकिन आप
यहाँ पे जो पुरानी इमारत है, आप सेक्रेटरीट जाइए, बारामूला मिनी सेक्रेटरीट है, 22 दफातर हैं एक जगह पे, कोई इंतजाम नहीं है फायर सेफ्टी का। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो तब क्या होगा? इरफान, आप समझ सकते हैं। आपने बात की कि यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती है, लकड़ी का इस्तेमाल है, उसके बाद उस पर वार्निश होता है, पेंट भी कई जगहों पे होता है। और सरकारी हैरत की बात यह है इरफान, आपने खुद भी देखा होगा यहाँ पे कि सरकारी जो ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, इवन कि ये जो फायर एंड इमरजेंसी का दफ्तर है, मैं जब गया वहां पे भी अंदर पैनलिंग लगा देते हैं। एक तो फजूल खर्ची तो सबसे ज्यादा की जाती है। एक तो सरकारी पैसा खराब, उसके बाद ऐसे हालात, इस तरह की आग जब लगती है तो फिर ऐसे फैलती है। ये तो पेट्रोल है, और सीधी सी बात है, पेट्रोल का काम सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए जाते ऐसी बिल्डिंग्स में। नई बिल्डिंग्स अगर बन रही हैं वहां पर तो कम से कम सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए, तो वहां पर भी नहीं ली जाती ना सेफ्टी मेजर्स। नई इमारत में होता है, लेकिन अभी के देखिए, अभी जो आगजनी हुई पुरानी इमारतों में तो है नहीं, नई इमारतों में ये कह रहे हैं कि हमने जी सेफ्टी मेजर्स ले रखे। तो ऊपर से जो ये पैनलिंग करते हैं, पूरी बिल्डिंग के अंदर पैनलिंग होती है, तो ये तो एक खतरनाक चीज बन जाती है आग के हवाले से। कभी भी इस तरह से हो जाए तो उस तरह से फिर टाइम नहीं मिलता ना फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को उस चीज को कंट्रोल करने में। बिल्कुल इरफान, आपने सही बात की। और उसके बाद पता है क्या हुआ है? हुआ ये है कि अब जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, पिछली बार इन्होंने कहा था कि दफातर में वैसे भी आप जरूरत नहीं है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स हैं अभी कई जगह पे। अगर इस इमारत की आप बात करें तो शुक्र मनाइए कि वो जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो फटे नहीं। होता क्या है कि आग जब लग जाती है तो एलपीजी सिलेंडर्स आसपास रहते हैं तो धमाके होते हैं, बिल्कुल उसमें तो इंसानी जान के भी जाने का भी खतरा रहता है। और ऐसी वारदात यहाँ पे हुई, और जहाँ पे सिलेंडर फट गए और इमारतें हैं वो भी उसके लपेटे में आ जाती हैं। अस्पताल जी 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 शबीर बोलिए, अपनी बात रख रहे थे। हाँ, आप बात कर रहे थे इसी की। हम मुख्तसर अगर आपको मैं पूरा इसका अंदाज, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आग की वारदात में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम 2021 और 2022 के इस डाटा को कंपेयर करें, हालांकि ये तो पहले ही 4 महीने हैं 2022 के अभी, अगर हम कंपेयर करें 2016 से, मैंने पूरा डाटा देखा हुआ है जी, आग की जो वारदात है उनमें इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसमें काफी इजाफा हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि 2022 में अभी सिर्फ 4 महीने हुए, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 44 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया गया है सरकारी तौर पे। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, क्योंकि सरकार का एक तरीका होता है इसको मेजर करने का, इसका एक पैमाना अलग होता है। और 2021 में पूरे साल 70 करोड़ रुपए की जो इमलाक है वो खाकिस्तर हुई हैं। आप यकीन माने, आप सोचिए कि 4 महीने में ही आधा क्रॉस कर चुके। तो ये सारा अवाम का नुकसान है सर। देखिए, अगर जब सरकारी इमारतों में जब आग लगती है, रिकॉर्ड जो है वो सब जाया हो जाता है, वो नुकसान जो है वो भी अवाम का है। जो सरकारी पैसा लगता है बिल्डिंग्स में उनको तामीर करने में, वो भी अवाम का पैसा है। तो इस पर क्यों ख्याल नहीं रखा जाता कि इस तरह की, अब देखिए सर्दी के अयाम में क्या होता है कि सब जो सरकारी दफातर हैं उनमें वो बुखारियों का इस्तेमाल होता है, तो वो वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल भी होता है कई जगहों पे, तो हर जगह तो वो इलेक्ट्रिक हीटर्स। इरफान, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रिहेबिलिटेशन जो बाजाबाद करी है, जिसका घर जला, तिनका उसने घर बनाया, उसी घर में ख्वाब देखे, उनकी ताबीर की तदाबीर भी सोची, लेकिन एक आग लगी और सब खाकिस्तर। उनकी रिहेबिलिटेशन पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकारी तौर पे परवेज ने बात की, उनकी सरकारी तौर पे तो 3 लाख या 4 लाख का उनका पूरा दिया जाता है, लेकिन वो लोग सड़क पे आ जाते हैं। खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे लोग बहुत मदद करते हैं, आम लोग, उस मोहल्ले के लोग जमा होकर मदद करते हैं। लेकिन आपसे पूछूंगा मैं आखिर पे कि आपको नहीं लगता कि ये जो आफात समावी में इसकी फंडिंग बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी की खता नहीं होती है अगर हम माने तो। बिल्कुल, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन देखना चाहिए कि अगर अमलाक को नुकसान होता है तो सरकार को ये देखना चाहिए कि 3 या 4 लाख रुपए में उनका तो घर बसेगा नहीं, उतने में तो शायद वो छोटा सा एक शेड भी नहीं बना पाएंगे। तो सरकार को देखना चाहिए कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, उनकी ज़िंदगी को मामूल पर कैसे लाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आराम से बसर कर सकें। ये एक सवाल है कि लोगों इसको सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में
कि इनकी जो इरफान रिहेबिलिटेशन है शुक्रिया, उसके लिए वक्त इंक्रीज किया हमारे जाना पास कम चाहिए। है, मसला बहुत बड़ा है जी। सिर्फ इतना है कि एहतियात कीजिए, घरों में एहतियात कीजिए और सरकार से ये कहेंगे कि आप ये जो बहाने हर साल कहते हैं, हर साल जो बहाने बनाते हैं वो ख़त्म कीजिए और हिफाजत के इंतजामात कीजिए और ये लोग जो मुतासिर हुए हैं इनकी बाज़ाबात कीजिए। आज इस प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और मसले के साथ जो आपसे जुड़ा है और यकीन मानिए कि ये जो आवाज़ जेके खास की है, ये आवाज़, आपकी आवाज़ सरकारी ऐवानों तक पहुंचाएगी और वहां इन मसाइल का हल ढूंढने की भरपूर कोशिश करेंगे हम। आज के लिए इतना ही।